गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश इज मदरसन चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस स्टूडेंट्स टाइम पर आपको मिलते रहें। इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम क्लास 8 की द किंग्स ग्रामर की जो इंग्लिश की बुक है उसका फर्स्ट लेसन डेफिनेशंस डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो डेफिनेशन आपको दी गई है वो है ग्रामर। ग्रामर क्या होता है? मेजरमेंट प्लस डूअर, यानी व्हाट इज़ अ ग्रामर। जो ग्रामर क्या होता है? डेफिनेशन ऑफ ग्रामर, ग्रामर इज़ मेजरमेंट ऑफ लैंग्वेज, यानी ग्रामर क्या होती है? आपके लैंग्वेज को मापने की इकाई है। तो ग्रामर ही आपको बता सकती है कि जो लैंग्वेज आप लिख रहे हो या बोल रहे हो वो करेक्ट है भी या नहीं है। इट इज़ द ओनली स्केल फॉर करेक्ट लैंग्वेज। तो ग्रामर ही है जो आपको करेक्ट लैंग्वेज सिखाती है। ठीक है। नाउ व्हाट इज़ डेफिनेशन? अब डेफिनेशन का मतलब क्या होता है? डेफिनेशन का जो मतलब है इंट्रोडक्शन, डी प्लस में डाउन, गोइंग डाउन इनटू डेप्थ ऑफ एनीथिंग, यानी किसी भी चीज़ की जब आप गहराई में चले जाते हैं तो उसका मतलब डेफिनेशन होता है। गेटिंग द फाइनेस्ट पार्ट एंड प्रेजेंटिंग इट, सो दिस प्रेजेंटेशन इज डेफिनेशन। तो आप किसी चीज़ की गहराई में जाते हैं, उसमें से फाइनेस्ट पार्ट को निकालते हैं और उसको प्रेजेंट करते हैं, और यही प्रेजेंटेशन ही डेफिनेशन है। प्रेजेंटिंग द फाइनेस्ट पार्ट ऑफ एनीथिंग, यानी किसी चीज़ का जो सबसे बेहतर फाइनेस्ट पार्ट है वही क्या है, उसको प्रेजेंट करना ही डेफिनेशन होता है। अकॉर्डिंग टू द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर सर प्लेटो, a definition must have a genus and differentia, यानी जो डेफिनेशन है उसके अंदर एक श्रेणी होनी चाहिए और एक विशिष्ट होना चाहिए, यानी कुछ विशिष्ट गुण होने चाहिए। जो भी डेफिनेशन होती है जो आपको फाइनेस्ट पार्ट यानी आप प्रेजेंट करते हैं जब किसी भी चीज़ का, वही डेफिनेशन है। जीनस मीन क्लास, द थिंग, पर्सन एटसेट्रा बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ क्लास। डिफरेंशिया मीन्स हाउ आर द पर्सन, थिंग्स एटसेट्रा डिफरेंट फ्रॉम इन देयर ओन ग्रुप। ठीक है। नाउ व्हाट इज़ टेंस? टेंस क्या होता है? टाइम प्लस में सेंस, यानी टेंस जो होता है आपको पता ही है कि टेंस की एक डेफिनेशन कॉमन सबको ही बताएगी। जो हमारे काम करने के समय का जो बोध कराता है उससे ही हम टेंस कहते हैं, यानी हमें इससे पता चलता है कि हमारा एक्शन कब हुआ था। ठीक है। टेंस टेल अस अबाउट द टाइम एंड सेंस इन सेंटेंस। टेंस तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। नाउ सेंटेंस, यानी जिसके अंदर सेंस भी हो टेंस भी हो, यानी जिसके अंदर एक मीनिंग भी निकलता हो, ऐसा सेंटेंस जिसमें, सेंटेंस क्या होता है? जिसके अंदर एक मीनिंग भी निकलता हो और साथ में उसका टाइम भी दिया हो कि आपका काम किस टाइम पे हुआ था या हो रहा है या होगा। ठीक है। जैक इज़ हैंडिंग हेडिंग टुवर्ड हिज टारगेट। तो जैक क्या है? वो अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहा था। तो क्या हो गया? इसमें हमें टेंस भी पता चल रहा है कि इसमें प्रेजेंट टेंस और कंटिन्यूस टेंस है और इसका एक मीनिंग भी निकल रहा है। नेक्स्ट इज सेंस एंड टेंस फ्रॉम ए सेंटेंस। सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है? समबॉडी डू, जो समबॉडी डू यानी जो काम करने वाला पर्सन है उसको ही सब्जेक्ट कहते हैं। समबॉडी हु डज द वर्क, एक व्यक्ति जो कोई काम कर रहा है या उसकी कोई एक स्थिति है, वही सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में। लाइक हेनरी राइट लेटर, कौन काम कर रहा है? हेनरी कर रहा है, तो वही सब्जेक्ट हो गया, यानी जो काम करने वाले पर्सन है उसकी एक स्थिति है। जैसे वो टीचर है, स्टूडेंट है। स्टेट होता है जिसमें कोई काम नहीं कर रहे होते, जिसमें आपकी स्थिति बताते हैं। जैसे आप एक बच्चे हो, आप एक टीचर हो, आप एक स्टूडेंट हो। ठीक है। जैसे शी इज़ अ टीचर, तो इसकी स्टेट होगी ना, उसकी स्थिति होगी। ठीक है ना। प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट जो होता है वो बिगनिंग प्लस में टेल। सब्जेक्ट इज़ ऑफन यूज्ड इन द बिगनिंग। देखो बिगनिंग होता है यानी सब्जेक्ट, यानी जो हमेशा लगभग लगभग क्या है, सब्जेक्ट जो है वो हम शुरू में ही लगाते हैं, आपको पता ही है। अब प्रेडिकेट क्या होता है? जो भी सब्जेक्ट के बारे में होता है वो सारा प्रेडिकेट में ही होता है, यानी सब्जेक्ट को छोड़ के जो भी सेंटेंस में है वो सारा प्रेडिकेट में ही आ गया। प्रेडिकेट टेल अस अबाउट द एक्शन और स्टेट ऑफ सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। तो प्रेडिकेट ही हमें बताता है कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है या उसकी क्या स्थिति है। जैसे शी डज और ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ अ पेरेंट्स, वो ड्यूटी करती है अपने माँ बाप के लिए, यानी वो अपना काम कर्तव्य निभाती है, काम करती है।
तो डज ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ पेरेंट्स, ये सारा प्रेडिकेट हो गया और शी सब्जेक्ट हो गया। तो प्रेडिकेट क्या होता है, इससे हमें जो भी सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है, जो भी सब्जेक्ट को छोड़ के जो सेंटेंस में बच जाता है ना, वो प्रेडिकेट में ही आता है। नो ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट जो होता है जिसके ऊपर हमारे काम का प्रभाव पड़ता है। भाई हमने काम किया है, क्या किया है, जैसे खेला है, मैंने क्या खेला है, फुटबॉल खेला है, मैंने खेला है, क्या खेला है, क्रिकेट खेला है, तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया, फुटबॉल ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट रिसीव द इफेक्ट ऑफ एक्शन, जो भी हम काम करें जिसके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है, यानी हमारे काम का प्रभाव जिस चीज़ के ऊपर पड़ता है उसे ही ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे शैली ने क्या क्रैक किया है, प्लेट्स को क्रैक किया है, तो प्लेट क्या होगी, ऑब्जेक्ट होगी। अब शैली ईट फ्रॉम द प्लेट, अब फ्रॉम द प्लेट तो ये फ्रेज होगी, ये कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी है। अब ईट, इसमें हमें ये नहीं पता चल रहा है कि भाई इस, अब फ्रॉम द प्लेट्स, अब मैंने प्लेट में से कुछ खाया तो प्लेट के ऊपर प्रभाव थोड़ी पड़ रहा है, लेकिन मैंने उस प्लेट को तोड़ा है तो वो हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, यानी हमारे तोड़ने का प्रभाव प्लेट पर पड़ा है, प्लेट टूट गई है, ठीक है ना। मॉडल ऑक्सिलरी क्या होते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी जो होते हैं मूड प्लस में, और हमारे मन के सारे भाव इसमें आ जाते हैं। मॉडल होते हैं एक सहायक क्रिया होती है ये, जो हमारे अलग अलग मूड को प्रेजेंट करती है, हमारी इमोशन फीलिंग्स को बताती है, ठीक है। जैसे हम धमकी देने के लिए आई के साथ विल यूज़ कर देते हैं, वैसे तो हम आई के साथ शैल यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम धमकी देते तो इसमें उल्टा यूज़ हो जाता है। जैसे आई विल किल यू एट टाइम, मैं किसी भी क्षण आपको मार डालूंगा, तो ये धमकी होगी ना। तो मॉडल ऑक्सिलरी टेल अस अबाउट द मूड ऑफ सब्जेक्ट, मॉडल ऑक्सिलरी से हमें क्या पता चलता है, सब्जेक्ट के मूड का पता चलता है इन सेंटेंस। मॉडल ऑक्सिलरी कांट बी यूज इंडिविजुअली और एन इंडिपेंडेंट वर्ब, मॉडल का इंडिपेंडेंट वर्ब और इंडिविजुअली यूज़ नहीं कर सकते, उसका कोई ना कोई मेन वर्ब जो होना चाहिए। मॉडल ऑक्सिलरी एक हेल्पिंग वर्ब है, तो मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया होनी चाहिए, जैसे खाना पीना नाचना कुछ भी, ठीक है। आई कैन डू इट, जैसे मैं इसे कर सकता हूँ, तो डू क्या होगी, मेन वर्ब होगी, और कैन मॉडल होगी। कैन का मतलब सकना, भी मैं काम कर सकता हूँ, ठीक है ना। व्हाट इज़ लैंग्वेज, अब लैंग्वेज के बारे में देखते हैं। लैंग्वेज जो होती है टॉकिंग एंड पीरियड, टॉकिंग एंड राइटिंग ऑफ कॉमन पीपल इज़ लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होती है, आम आदमी की जो भाषा होती है, आम जन की बोल भाषा होती है, उसके लिखने वाली या टॉकिंग जो भी है, बात करना या फिर लिखना जो भी है कॉमन पीपल का, वो लैंग्वेज में आता है। लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए, ईजी और अंडरस्टैंडेबल टू कॉमन पीपल, आम आदमी को समझ आनी चाहिए। लिटरेचर क्या होता है, लिट प्लस में ईरा, नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ, जो एक युग है, चाहे वो आज का युग है, आधुनिक युग है ना, या हम इसको पोस्ट मॉडर्न ईरा भी कहते हैं, ठीक है। सो आज के टाइम में कोई भी युग का क्या हो गया, उसकी नॉलेज होगी, चाहे वो प्रोज फॉर्म में है, चाहे पोइट्री में है, चाहे ड्रामा है, प्रोज होता है, गद्य खंड पोइट्री होती है, कविताएं, ठीक है। ड्रामा नाटक हो गए, फिक्शन हो गए, जिसके अंदर उपन्यास वगैरह आ जाते हैं ना, ये सारे नॉन फिक्शन हो गए। दैट लाइट द एंटायर ईरा, जो पूरे ईरा के बारे में, हमें युग के बारे में बताया, उसे ही हम क्या कहते हैं, लिटरेचर कहते हैं। अब डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में, लिटरेचर और लैंग्वेज। जो कॉमन पीपल की जो राइटिंग और स्पीकिंग है वो लैंग्वेज होती है, लेकिन जो लर्निड पीपल यानी पढ़े लिखे लोगों की जो भाषा होती है, उनकी जो राइटिंग और स्पीकिंग है वही लिटरेचर है। यानी जो लर्निड पीपल हैं उनकी राइटिंग और स्पीकिंग लिटरेचर है, और राइटिंग और स्पीकिंग ऑफ कॉमन पीपल इज़ लैंग्वेज है। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट इज़ डेफिनेशन। पार्ट ऑफ स्पीच है हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, पार्टीशन प्लस में सेंटेंस, सेंटेंस को आप पार्ट कर दीजिए, पार्टीशन कर दीजिए उसका। पार्टीशन ऑफ ए सेंटेंस अकॉर्डिंग द यूज़ ऑफ वर्ड इज़ पार्ट ऑफ स्पीच, यानी शब्दों के इस्तेमाल के आधार पे जब हम किसी सेंटेंस को डिवाइड करते हैं या उसको अलग अलग पार्ट कर देते हैं, वही क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच होता है। जैसे हम जिसमें वर्ब होगी, एडवर्ब होगी, प्रोनाउन हो गए, नाउन हो गए, अलग अलग कर देते हैं ना हम। जैसे विवाना, विवाना क्या है, नाउन है, हिट क्या है, वर्ब है, हर क्या है, एडजेक्टिव है, टारगेट क्या है, नाउन है। तो ठीक है, इस तरह से हम जब डिवाइड करते हैं वो क्या होती है, पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं, पार्टीशन ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू यूज़ ऑफ वर्ड इज़ पार्ट ऑफ स्पीच। अब फिगर ऑफ स्पीच कुछ और होता है। फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, टेलिंग अबाउट यूज़ ऑफ द होल फिगर ऑफ ए सेंटेंस इज़ फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, यानी होल सेंटेंस को हम एक फिगर में यूज़ कर लेते हैं। जैसे ही इज़ अ डेविल, अब उसको एक डेविल ही कह दिया, भाई वो डेविल है, तो ये मेटाफर हो गया यहाँ पे।
तो ये क्या है, फिगर ऑफ स्पीच है और ये मेटाफर है। सो नेक्स्ट इज पार्ट ऑफ स्पीच जो हैं वो 8 काइंड के हैं, आपको पता ही है। नाउन हो गया, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, preposition, next is conjunction and last one is interjection। तो ये सारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। अब सबसे पहले हम नाउन के बारे में देखेंगे। नाउन क्या होता है? ऑल दैट यू कैन सी, फील और थिंक, जो भी चीज़ आपको दिखाई देता है ना और जो आप महसूस कर सकते हो, जिसके बारे में आप सोच सकते हो, सारे नाउन में आते हैं। जैसे सैम, पेरिस, पेन, हैप्पीनेस एट्सेट्रा। ठीक है। नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड है। कॉमन डेफिनेशन के नेमिंग वर्ड है, किसी चीज़ का जो नाम है वो नाउन होता है। जैसे ठीक है, अब नाउन और डेफिनेशन आपको पता ही होगी। नाउन इज़, व्हाट इज़ नाउन? नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग इज़ नाउन, यानी किसी भी चीज़ का जो नाम है वो नाउन है। अब आप देख क्या सकते हैं? कार को एक पीकॉक, एक अम्ब्रेला को एक हाउस को, ए मैन, अ बर्ड एटसेट्रा। यू कैन फील, किस चीज़ को आप फील कर सकते हो? एयर को, सोरो को, हैप्पीनेस को, पेन एटसेट्रा। आप किस चीज़ के बारे में सोच सकते हैं? जैसे साइकोलॉजी होगी, इसके बारे में आप सोच सकते हो ना। फिजिक्स होगी, लाइफ होगी, फॉर्चून हो गया। तो ये क्या हो गया? सारे नाउन होते हैं जो चीज़ आप देख सकते हो, महसूस कर सकते हो और जिनके बारे में आप सोच भी सकते हो। प्रोनाउन क्या, जो नाउन की जगह लग जाते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। ठीक है। अ वर्ड दैट इज़ यूज फॉर अ नाउन इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। जैसे ही, शी, इट, दे, हिम, हर, इट्स, ये सारे क्या हैं? प्रोनाउन है, जो नाउन की जगह पे यूज़ होते हैं ताकि बार बार रिपीटिशन को रोका जा सके। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज़ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? इसमें डी साइलेंट होता है, इसको एडजेक्टिव बोलते हैं। एन एडजेक्टिव ऐड मीनिंग टू नाउन और प्रोनाउन। ये नाउन और प्रोनाउन से पहले लगकर उसके मीनिंग में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और ऐड कर देता है, यानी उसको जो नाउन के बारे में और डिटेल दे देगा। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में। जैसे मैजिक के से पहले ब्लैक लगा दी तो ब्लैक मैजिक में ब्लैक एडजेक्टिव हो गया। अब हिज मनी में हिज एडजेक्टिव हो गया। सिली मिस्टेक में मिस्टेक कैसी है? सिली, मूर्ख वाली है। तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। अब स्टूडेंट है वो कैसे? पुअर। यू मस्ट नॉट इग्नोर द पुअर स्टूडेंट। आपको बेचारे या गरीब स्टूडेंट्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। यू हैव डन ए सिली मिस्टेक, आपने मूर्खों वाली मिस्टेक करी है। ही हैज़ लॉस्ट हिज मनी, उसने अपनी मनी खो दी है। शी नो द ब्लैक, उसको बंगाल के ब्लैक मैजिक के बारे में जानकारी है। सो नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस, वी विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट, दैट इज़ वर्ब। यू नो द वर्ड्स। अब वर्ब क्या होता है? ओरल और वर्बल। वर्ब का मतलब क्या होता है? वर्ब इज़ अ वर्ड दैट टेल अबाउट द एक्शन और स्टेट ऑफ सब्जेक्ट। जो वर्ब जो होती है ना, क्रिया, जिसको हम हिंदी में क्रिया कहते हैं, इससे सब्जेक्ट के एक्शन और स्टेट के बारे में पता चलता है। यू नो द वर्ड, ओरल प्लस में वर्बल। वर्ब इट मीन्स टू टेल, यानी जो बताने का काम करे। क्या बताएगा ये? कि क्या जो सब्जेक्ट है वो क्या काम कर रहा है। ठीक है, उसके एक्शन को और उसके स्टेट को बताएगा, वो है क्या, या उसका कौन सा एक्शन चल रहा है। जैसे शी इज़ अ टीचर, वो टीचर है, ये उसकी स्टेट होगी। एक्शन, शी राइट अ लेटर, वो एक लेटर लिख रही है, तो वो अभी काम कर रही है टू हर फ्रेंड्स। नाउ एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या होती है? एडवर्ब जो होती है ये 3 चीज़ों को मॉडिफाई करेगी, यानी एडवर्ब जो है वर्ब को मॉडिफाई कर सकती है, एडजेक्टिव को भी और दूसरी एडवर्ब को भी। अब वर्ब को कैसे करेगी? जैसे शी टॉक्स, वो बोलती है, कैसे बोलती है? लाउडली बोलती है क्लास में, तो उसके काम करने की विशेषता होगी ना, तो यानी वर्ब के बारे में और इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो एडवर्ब। अब मैंने इसमें वेरी लगा दिया तो लाउडली ऑलरेडी एडवर्ब है, अब वेरी लगा दे तो ये दूसरी एडवर्ब होगी वेरी। तो वेरी क्या है? लाउडली एडवर्ब को मॉडिफाई करे, तो ये एक वर्ब को भी और दूसरी एडवर्ब को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करती है। ठीक है। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन क्या होता है? प्रेपोजिशन जो होता है प्री प्लस में पोजिशन, बिफोर और बिगनिंग। सो डेफिनेशन क्या है? प्रेपोजिशन शो द पोजिशन ऑफ सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट की पोजिशन बताता है या फिर ऑब्जेक्ट की भी पोजिशन बता सकता है। रिलेशन विद अदर वर्ड इन ए सेंटेंस। ठीक है, ये क्या करता है? ये जो है रिलेशन को बताता है सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट का
दूसरे वर्ड से, सेंटेंस के अंदर जो भी वर्ड्स हैं उनसे रिलेशन को बताता है और ये पोजीशन को भी बताएगा। जैसे सीता बैठी है, कहाँ पे बैठी है? पेड़ के नीचे। तो सब्जेक्ट की पोजीशन बता रहा है ना, सीता कहाँ बैठी है? पेड़ के नीचे। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ सीता? अंडर द ट्री। नाउ आगे जो इसके बारे में आपको दे रखा है प्रेपोजिशन के बारे में, सम टाइम प्रेपोजिशन शो द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कई बार पोजिशन ऑब्जेक्ट के बारे में भी दे सकती है। जैसे ही हैज़ केप्ट एन ऑरेंज ऑन द टेबल। उसने जो ऑरेंज को कहाँ पे रखा है? टेबल पे रखा है। तो ऑब्जेक्ट पोजिशन बताती है। यू विल शी विल मीट यू, वो उसका आपको मिलेगी कहाँ पर? एट 5 o'clock, यानी 5 बजे वो आपको मिलेगी। तो ये क्या है? प्रेपोजिशन। कई बार ये हमें ऑब्जेक्ट के बारे में भी बता सकती है। Example, the book has kept in the corner, in the drawer. This book has been kept in the drawer. तो ये नाउन हो गया, ठीक है। She advised us and went on. उसने हमें एडवाइस किया और उसके बाद चलेगी। तो ये स्कूल का क्या है? अपवाद है, ठीक है। ऑन जो प्रेपोजिशन है वो बाद में आई है। द बुक हैज़ बिन केप्ट अंडर द टेबल। तो ये अंडर क्या है? प्रेपोजिशन है। सो नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट, दैट इज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? इनसाइड प्लस में थ्रो। इट इज़ ए वर्ड दैट हेल्प यू टू थ्रो योर सडन फीलिंग्स। यानी इंटरजेक्शन जो है वो हमारे हाव भाव को बताता है, ठीक है, जिसको हम हिंदी में कई बार हम विस्मयादि बोधक भी कह देते हैं। तो इंटरजेक्शन क्या है? ये हमारे हाव भाव को बताएगा, जो हमारी सडन फीलिंग्स को बताएगा। जैसे हम सडन फीलिंग्स महसूस करते हैं उनको एक्सप्रेस कर। जैसे हम खुशी के लिए हुर्रा वर्ड यूज़ करते हैं और दुख के लिए हम अलास वर्ड यूज़ करते हैं। इट इज़ ए वर्ड दैट हेल्प यू टू थ्रो ए सडन फीलिंग्स आउट यू हैव इनसाइड योर हार्ट और इन योर सेंटिमेंट। इट एक्सपेक्ट्स सडन फीलिंग्स। अलास, जब कितने दुख की बात है कि वो मर गया, तो अलास क्या हो गया? दुख के लिए यूज़ करते हैं। अब हुर्रे खुशी के लिए, जैसे हुर्रा वी हैव वोन द मैच, हमने मैच जीत लिया है। तो खुशी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हुर्रा यूज़ करते हैं। तो इंटरजेक्शन जो है वो सडन फीलिंग्स को बाहर निकालता है। नेक्स्ट जो है वो है कंजंक्शन। अब कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन जो होता है वो ज्वाइन करता है किसको? टू वर्ड्स को। अ वर्ड दैट जॉइन टू और मोर वर्ड, फ्रेज और क्लोज सेंटेंस। तो कंजंक्शन दो वर्ड्स को भी जोड़ सकता है, फ्रेज को भी जोड़ सकता है, क्लोज को भी जोड़ सकता है, सेंटेंस को भी जोड़ सकता है, ठीक है। वी गेट कंजंक्शन इन टू ग्रुप। तो कंजंक्शन का मतलब ज्वाइन करना होता है, ठीक है, किस चीज़ को? वर्ड्स को, फ्रेज को। फ्रेज होती है दो या दो से अधिक शब्द, उसको हम फ्रेज कहते हैं। क्लोज होता है उपवाक्य, यानी वाक्य का एक सब पार्ट, ठीक है, इसको हम क्लोज कहते हैं। क्लोज उपवाक्य होता है। सेंटेंस पूरा एक सेंटेंस हो गया, वाक्य हो गया। तो इन सबको ये जोड़ने का हम कंजंक्शन ही करती है। जैसे एंड, दो वर्ड्स को जोड़ रहे, रूबी एंड सैम। आई मेट नियर द टेम्पल। अब नियर द टेम्पल तीन वर्ड हैं, तो ये क्या हो गया? फ्रेज होगी। और अंडर द ट्री भी फ्रेज होगी, जिसका एक फ्रेज क्या होता है? जिसका मीनिंग निकलना चाहिए और इसमें दो या दो से अधिक वर्ड होने चाहिए। तो आई मेट हिम नियर द टेम्पल एंड अंडर द ट्री। शी ऑलवेज क्रिएट प्रॉब्लम। तो ये एक क्लोज होगी। दूसरी क्लोज बिकॉज शी इज़ अ चीट। तो दोनों क्लोज को बिकॉज से हमने जोड़ दिया। योर ब्रदर इज स्टडिंग, अभी दो सेंटेंस को भी जोड़ सकते हैं। एंड यू आर वेस्टिंग योर टाइम। तो दो सेंटेंस हो गए, इनको भी आपस में जोड़ने का ये काम कर रहा है। सो नेक्स्ट जो है, अब कंजंक्शन प्रपोजिशन में भी डिफरेंस होता है। वी गेट ए फ्रेज विथ प्रपोजिशन, ठीक है, प्रपोजिशन के साथ हमें फ्रेज मिलती है। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये फ्रेज होगी। वी गेट ए क्लोज विथ कंजंक्शन, कंजंक्शन के साथ हमें क्लोज मिलती है। जैसे आई हैव हेल्प्ड यू बिकॉज यू आर ऑनेस्ट। एंड नेक्स्ट वन इज फ्रेज। अब फ्रेज क्या होती है? मैंने आपको फ्रेज के बारे में पहले ही डिफाइन कर दिया है। इंपॉर्टेंट पार्ट को आप इरेज कर दिए सेंटेंस से, जैसे सब्जेक्ट को, वर्ब को, ऑब्जेक्ट को, कॉम्प्लीमेंट को, इन सब को आप रिमूव कर दोगे तो उसके बाद जो भी बचेगा वो क्या होगी? फ्रेज होगी। इफ़ यू omit or erase important part,
like subject, verb, object or complement from a sentence. The rest will phrase. She writes a letter इन द क्लासरूम. इन द क्लासरूम फ्रेज होगी. इन द जंगल ये भी फ्रेज होगी. फॉर योर फ्रेंड्स ये भी फ्रेज होगी. अब हमने ये तीनों चीज़ें रिमूव कर दी ना. इन द लेक ये भी फ्रेज होगी. फ्रेज होती क्या है? देखो, फ्रेज जो होती है दो या दो से अधिक वर्ड, टू और मोर वर्ड विच हैज़ सम मीनिंग बट नॉट कंप्लीट मीनिंग. ठीक है, इसका कुछ मीनिंग तो होता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग अपने आप में नहीं होता. जैसे मैंने कहा इन द गार्डन, इन द जंगल, अंडर द टेबल, इस तरह से जो होती हैं फ्रेज होती हैं. ठीक है, अब मैंने कहा गार्डन में. अब गार्डन में कोई तो हमें, लेकिन हमें कंप्लीट नहीं पता कौन है. तो ये फ्रेज जो होती है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को छोड़ने के बाद जो भी बचता है वो फ्रेज में आ जाता है और इसका मीनिंग होता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर. आशा करता हूँ जो मैंने आपको इस एक्सप्लेनेशन दी आपको अच्छे समझ आ गया होगा. अगर वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.